हेलो गाइस, तो लास्ट वीडियो में हमने 12वां अध्याय 233 अध्याय स्टार्ट किया था, जिसमें आप लोग ने वाद के 5 प्रकार, किसके के 5 प्रकार और कब के 5 प्रकार और उनके स्थान और उसके कार्य के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इस वीडियो में हम उसके आगे देखने वाले हैं कि कैसे वाद का क्षय, प्रकोप, शम और उसी प्रकार अन्य दोषों का क्षय, प्रकोप और शम होता है। उसके अलावा और भी अन्य चीज़ें, रोग, मार्ग, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वाद का कैसे क्षय, कोप या शम होता है, इसका वर्णन देखते हैं। तो उष्णन युक्त रुक्षादय वायु, तो उष्ण वीर्य से युक्त रुक्ष आदि गुण वात दोष का क्या संचय करते हैं। उष्ण किसका, उष्ण क्या है, वात के विपरीत गुण है, क्योंकि वात क्या है, वात का गुण है शीत गुण, तो उसके विपरीत गुण है उष्ण, तथा रुक्ष जो है वात का गुण है। तो एक विपरीत तथा एक उसके समान गुण होने के कारण ये इन दोनों क्या करते हैं, वात का सिर्फ संचय करते हैं। शीत वीर्य से युक्त और रुक्ष आदि गुण वात दोष को प्रकोपित करते हैं। अब शीत और रुक्ष दोनों के यहाँ वात दोष के गुण हैं, तो जब दोनों वात दोष के गुण एक साथ आते हैं तो वो क्या करते हैं, वात दोष को अत्यधिक बढ़ा देते हैं, जिसके कारण वात दोष क्या होता है, तो प्रकोपित हो जाता है। उसके बाद उष्ण गुण और स्निग्ध गुण, ये दोनों क्या करते हैं, वात दोष का शमन करते हैं। उष्ण और स्निग्ध दोनों वात दोष के गुण के विपरीत गुण हैं, इसलिए ये दोनों क्या करते हैं, प्रकोपित हुए वात दोष का शमन कर देते हैं। इस तरह से उष्ण प्लस रुक्ष क्या करते हैं, वात का संचय, शीत प्लस रुक्ष वात को प्रकोपित करते हैं, और उष्ण प्लस स्निग्ध क्या करते हैं, वात का शमन करते हैं। इसी प्रकार हम पित्त के बारे में देखेंगे, तो पित्त के क्षय, प्रकोप और प्रशमन का वर्णन करते हुए बताया जाता है कि शीत वीर्य से युक्त तीक्ष्ण आदि गुण वाले पदार्थ पित्त दोष का संचय करते हैं, क्योंकि शीत वीर्य पित्त का के विपरीत गुण का है, तथा तीक्ष्ण गुण जो है पित्त के समान गुण का है। इसी कारण ये दोनों क्या करते हैं, संचय करते हैं। उष्ण वीर्य से युक्त तीक्ष्ण गुण क्या करता है, यह पित्त दोष को प्रकोपित करता है, क्योंकि ये दोनों पित्त दोष के समान गुण वाले हैं। तथा शीत वीर्य से युक्त मंद आदि गुण वाले पदार्थ क्या करते हैं, पित्त दोष का शमन करते हैं, क्योंकि ये दोनों जो गुण है वो क्या है, पित्त दोष के गुण के विपरीत गुण है। ठीक है, तो ये रहा वात और पित्त के बारे में। इसके बाद कफ के क्षय, कोप और प्रशम के बारे में देखते हैं। तो शीत वीर्य से युक्त स्निग्ध आदि गुण वाले पदार्थ कफ दोष का संचय करते हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि शीत वीर्य और स्निग्ध दोनों वात के ही गुण हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जैसा कि आपको पता है कि मैंने पहले भी ऋतुचर्या में भी बताया था कि जो कफ होता है वो आइस मतलब बर्फ सदृश होता है, तो वो जब उष्णता मिलती है तभी वो प्रकोपित हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह प्रेशर कर सकता है या फिर फैल सकता है। इसी कारण से शीत वीर्य और जब स्निग्ध वीर्य होते हैं तो वो क्या करते हैं, सिर्फ कफ का एक जगह पर संचय ही कर पाते हैं। इसी कारण से शीत वीर्य से युक्त जो स्निग्ध गुण है वो सिर्फ कफ का संचय करते हैं। उसके बाद उष्ण वीर्य से युक्त स्निग्ध गुण क्या करते हैं, कफ दोष का प्रकोप करते हैं। जैसा मैंने बताया कि अगर उष्ण वीर्य रहा, मतलब उष्णता मिल जाएगी, तो कफ विलीन होकर क्या करेगा, अलग अलग कोष्ठों में जाकर फैलेगा, जिसके कारण वो कफ दोष प्रकोपित होता है और अन्य विकारजन व्याधि उत्पन्न करता है। और उष्ण वीर्य से युक्त रुक्ष आदि गुण दोनों विपरीत गुण होने के कारण कफ का शमन करते हैं। अब जयो वृद्धि स्वध्वान्य प्रद्वेषो वृद्धि हेतु, तो विपरीत गुण, तो दोषों के क्षय का वर्णन करते समय पहले ये बताया जाता है कि इसी अध्याय में क्या बताया, वात आदि दोषों के स्थानों का वर्णन किया गया। ठीक है, अभी हम पिछले वीडियो में हमने बताया था, अगर नहीं देखा आपने वीडियो तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको वात के या फिर जो भी दोष है उनके सारे प्रकार, उनके स्थान और उनके कार्य पता चल जाए। तो क्या बताया जा रहा है कि जैसे कि वात दोषों आदि का वर्णन किया जाता है, तो दोषों की वृद्धि अपने ही स्थानों में होती है, उसे आयुर्वेदिक भाषा में क्षय या संचय कहा जाता है। अपने ही दोष में अपने ही स्थान पर किसी दोष का बढ़ना क्षय या संचय कहलाता है। इसी स्थिति में जिन कारणों से उक्त दोषों की वृद्धि हुई है उन कारणों के प्रति विशेष करके द्वेष हो जाता है। मतलब जिस कारण से हमें दोषों की वृद्धि होती है उन कारणों से हमें द्वेष होने लगता है। मान के चलिए आपको मीठा बहुत खाना पसंद, ठीक है, आपने इतना मीठा खा लिया कि आपको फिर मीठा खाना ही पसंद नहीं आने लगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जब कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाती है तो उससे हमें द्वेष होने लगता है। तो वही यहाँ पे भी स्थिति हो रही है कि जिन कारणों से दोष की वृद्धि हुई है उन कारणों से फिर हमें क्या होता है, द्वेष होने लगता है। तो उक्त कारणों के विपरीत कारणों, मतलब जो उनकी जिन कारणों से दोषों की वृद्धि हुई है उनके विपरीत कारणों के प्रति इच्छा होने लगता है, अर्थात अगर हम उसको हमारे सेवन के प्रति रुचि बदलने लगती है।
ठीक है। अब दोषों के प्रकोप का वर्णन, दोषों के प्रकोप के बारे में बताया गया है। तो वात आदि दोष जो उन्मार्ग गमन होता है, मतलब अपने जो उनका डेली का प्रति मार्ग है, जो उनका लोमन गति है, जो भी उनकी डेली की स्थिर गति है, एक फिक्स गति है, उसके अनुकूल और प्रतिकूल जब वो या फिर उसके विपरीत गति में जब गमन करते हैं तो उसे हम कोप कहते हैं या फिर प्रकोप कहते हैं। अब दोषों का प्रकोप होने पर उन के लक्षण दिखलाई देते हैं, उन दोषों के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। मनुष्य को अस्वस्थता का अनुभव होने लगता है, क्योंकि दोष सामने होते हैं तो हमें स्वस्थ लगता है, क्योंकि वो जब दोष सामने होते हैं तो वो शरीर को बनाए रखते हैं, वही दोष जब वैषम्य हो जाते हैं तो वो शरीर को हानि पहुंचाते हैं। फिर रोग विशेष की उत्पत्ति हो जाती है। पहले क्या होता है, मनुष्य को अस्वस्थता का अनुभव होता है, फिर रोग विशेष की उत्पत्ति है। जब वात आदि दोष अपने अपने स्थान में रहते तब रोगों की उत्पत्ति नहीं होती। इसी को समता या साम्य अवस्था या फिर सम कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जब सम अवस्था में रहते तो वो अपने शरीर की स्थिति को बनाए रखते हैं, तो ऐसे में रोगों की उत्पत्ति नहीं होती। बट जब यही दोष प्रकोपित होकर दूसरे स्थानों में जाते हैं तो वहां पे वो क्या करते हैं, कमजोर धातुओं के साथ मिलकर दोष से दोषर्जन जनित व्याधि, मतलब वो व्याधि उत्पन्न करते हैं। उसके बाद चय प्रकोप प्रशम का वर्णन। अब काल अवस्था के अनुसार वात आदि दोषों के चय प्रकोप और प्रशम का परिचय दिया जा रहा है। ग्रीष्म ऋतु में वात दोष का चय होता है, वर्षा ऋतु में उसका प्रकोप होता है और शरद ऋतु में उसका प्रशम हो जाता है। उसी प्रकार वर्षा ऋतु में पित्त दोष का चय होता है, शरद ऋतु में प्रकोप होता है और हेमंत ऋतु में प्रशम हो जाता है। शिशिर ऋतु तथा हेमंत ऋतु में कफ दोष का चय होता है, वसंत ऋतु में प्रकोप होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में उसका प्रशम हो जाता है। तो इसी प्रकार काल के अनुसार दोषों के चय प्रकोप और प्रशम देखे जाते हैं। अब इसके बाद चय आदि का विशेष वर्णन करते हुए बताया जाता है कि ग्रीष्म ऋतु में लघु एवं रुक्ष गुण वाले औषधियों का सेवन करने से लघु तथा रुक्ष गुण प्रदान शरीर में लघु एवं रुक्ष गुण वाले वात दोष का संचय हो जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि हम उसके अनुसार वाले गुण खा लेते हैं, जिसके कारण उसका सेवन करने के कारण ही क्या होता है, उस गुण वाले दोष का संचय या प्रकोप होना लगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में लघु और रुक्ष गुण वाले औषधि या फिर आहार विहार का सेवन करते हैं, जिसके कारण वात दोष का संचय हो जाता है। परंतु ग्रीष्म ऋतु की उष्णता के कारण वह वात दोष से प्रकोपित नहीं होता, क्योंकि हम लोग ने देखा है अभी उष्ण प्लस जो रुक्ष गुण होता है उसमें वात की सिर्फ संचय होता है। वही जो वर्षा ऋतु में जल तथा औषधियों का विपाक अम्ल होता है, जिसके कारण उससे शीतलता प्राप्त होती है, तो फिर वहां पे क्या हो जाता है, वात का प्रकोप हो जाता है और अम्ल विपाक पानी की वजह से क्या होता है, पित्त का संचय होने लगता है। अम्ल विपाक के कारण पित्त का संचय होगा, क्योंकि हम लोग ने देखा था कि जब गर्मी से तपी हुई धरती पे बारिश की बूंदें पड़ती तो वहां पे अम्ल विपाक का निर्माण होता है, जिसके कारण पित्त का संचय वर्षा ऋतु में देखने को मिलता है। किंतु वर्षा काल की शीतलता के कारण वह कुपित नहीं होता, क्योंकि पित्त का गुण है आग्नेय गुण है, लेकिन वर्षा में शीतलता होने के कारण वो कुपित नहीं हो पाता। और हेमंत ऋतु में स्निग्ध एवं शीतल जल तथा औषधियों से स्निग्ध तथा शुद्ध गुण वाले कफ का संचय तो हो जाता है, किंतु काल एवं शरीर के समान गुण वाला होने पर भी जमा हुआ कफ दोष प्रकोपित नहीं हो पाता, क्योंकि हमने जैसे बताया था कि कफ दोष को प्रकोपित होने के लिए उष्णता की आवश्यकता, क्योंकि जब तक उससे उष्णता नहीं मिलेगी वो विलीन होकर या फिर कफ बर्फ सदृश से वो जलीय सदृश नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो सिर्फ संचित हो पाता है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है चय आदि के विशेष वर्णन में। अब काल स्वभाव का वर्णन। काल स्वभाव का वर्णन करते समय ये बताया जाता है कि यह सब काल या ऋतु का स्वभाव है, मतलब ये सब जो भी चीजें हैं, दोष का प्रशम चय, ये सब चीजें जो है उसको वो सभी काल के प्रभाव के कारण या उसके स्वभाव के कारण ही होता है अथवा उसका प्रभाव है। आहार विहार के प्रभाव से तत्काल या असमय में भी वात आदि दोषों का चय प्रकोप अथवा प्रशम हो जाता है। अगर हम क्या वात जन्य ज्यादा आहार विहार करेंगे तो वो, अगर आप कहीं पे ज्यादा आउट ऑफ स्टेशन घूमने चले गए या फिर ज्यादा ट्रैवलिंग करें तो इसलिए क्या होगा, आप वात जन्य विहार का सेवन करने के कारण कभी कभी वात जन्य रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए क्या बताया गया है कि हमारे आहार विहार पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा वात या फिर कौन सा दोष चाहे प्रकोप या प्रशम अवस्था में जा रहा है। कभी उक्त कालों में वात आदि दोषों का संचय प्रकोप प्रशम नहीं होता। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं दोषों की व्याप्ति एवं निवृत्ति। दोषों की व्याप्ति कैसे होती है और उसकी निवृत्ति कैसे होती है। तो कुपित हुए दोष पैर से लेकर चोटी तक अर्थात संपूर्ण शरीर में सहसा एकाएक फैल जाता है, परंतु जब शांत होता है तो धीरे धीरे पानी के बहाव की भांति वास्तव में
ये स्थिति वातस विकारों की ही होती है, अन्य की नहीं। अब क्या होता है, वात के पास गद्दी होने के कारण वो क्या करता है, संपूर्ण शरीर में बहुत ही जल्दी से फैल जाता है। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे उसका शमन होता है, वो शांत होते जाता है, तो वो क्या करता है, अपनी स्थिति में आ जाता है। लेकिन ये सभी चीज़ें कफ या फिर पित्तजन्य विकारों के साथ नहीं देखने को मिलती। ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं रोगों की उत्पत्ति के कारण। तो रोगों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, क्या-क्या कारण होते हैं, क्या-क्या हेतुएँ होते हैं, उसका निदान कैसे होता है, उन सब के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, सभी प्रकार के रोगों की उत्पत्ति का एकमात्र कारण वात आदि दोष ही है। क्योंकि ये जो दोष ही है, वही हमारे शरीर में सभी क्रियात्मक चीज़ें करते हैं। जिस तरह पंच महाभूत हमारे रचनात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उसी तरह क्रियात्मक दृष्टि से शरीर में वात आदि दोष बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वात आदि दोष के कारण ही क्या होता है, किसी भी प्रकार के रोग की उत्पत्ति शरीर में देखी जाती है। जैसे पक्षी दिन भर चारों ओर उड़ता हुआ भी अपनी छाया का अतिक्रमण नहीं कर पाता, मतलब वो उड़ता हुआ भी क्या होता है, उसकी छाया जमीन पे पड़ती है, अथवा यह विकार समूह अनेक प्रकार का होता हुआ भी सत्व, रजस और तमस इन तीनों गुणों का अतिक्रमण नहीं कर पाता। तो उसी प्रकार क्या होता है कि ये जब वात पित्त कफ क्या करते हैं, वो जब विकृत होते हैं, तो उनका असर हमें सत्व, रज और तम पे भी दिखाई देता है, क्योंकि इन दोनों को अतिक्रमण मतलब अलग नहीं किया जाता। उसी प्रकार शरीर में स्थित वात आदि दोषों, रस आदि धातुओं तथा पुरुष आदि मलों की विशेषता से उत्पन्न यह विकार समूह वात आदि दोषों का भी अतिक्रमण नहीं कर पाता। तो वही बताया गया कि अगर एक बढ़ रहा है या एक घट रहा है, तो उसकी वजह से शरीर में बहुत सारे असात्मजन्य विकार उत्पन्न होते हैं। अब दोषों के प्रकोप का क्या कारण है? तो उक्त वात आदि दोष के कारण असात्म अर्थों के साथ इंद्रियों का सहयोग, काल तथा दुष्कृत कर्मों का प्रभाव, फिर इन कारणों से भेद 3 प्रकार के योग देखे गए हैं, जो कि क्या करते हैं, दोषों की प्रकोपित होने का कारण होते हैं। सबसे पहले हीन योग, किसी भी चीज़ का उसके अनुसार से बहुत कम उपयोग में लाना। अति योग, जितना उसका उपयोग होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा अति उपयोग करना। तथा मिथ्या योग, जिस प्रकार से उसका उपयोग होना चाहिए उस प्रकार से उपयोग न करते हुए उसको अलग तरीके से उपयोग करना, गलत प्रकार से उपयोग में लाना। इस प्रकार से 3 प्रकार के योगों के कारण दोषों का प्रकोप देखा जाता है। तो हीन योग का वर्णन करते हुए बताया जाता है कि जिस तरह चक्षु, नेत्र आदि इंद्रियों को अपने रूप आदि विशेष के साथ थोड़ा सहयोग अथवा संयोग का अभाव हीन योग कहलाता है। मतलब हमें चक्षु दी गई है, लेकिन हम उससे देखने का कार्य बहुत कम कर रहे हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, तो इसको उसका हीन योग माना जाएगा। और यही हम बहुत ज़्यादा टीवी देख रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा गलत टाइम दे रहे हैं, हमेशा आँख खोले रहते हैं या फिर हमेशा रेडियो एक्टिव चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, तो उसको इसका अतियोग कहा जाता है। और चतुर्विध अति सूक्ष्म, अति चमकीला, अति भयानक, अति समीपस्थ, अति दूरस्थ, अति अप्रिय तथा अति विकार युक्त रूप देखा जाता है। यह चतुर इंद्रिय का मिथ्या योग। अब मिथ्या योग में क्या बोल सकते हैं, जैसे अब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन्हें हमें नहीं देखना चाहिए, लेकिन हम फिर भी उन्हें देखते हैं, तो ये सब चक्षु इंद्रिय का मिथ्या योग, मतलब जो चीज़ हमें उसके द्वारा नहीं करनी चाहिए हम वो भी करते हैं, इसी को उसका मिथ्या योग। तो इस तरह से इंद्रियों के इन योग, अति योग और मिथ्या योग के कारण ही दोषों का प्रकोप होता है, जिसके कारण असात्मजन्य रोग उत्पन्न होते हैं। अब हम देखते हैं काल का वर्णन। अब पहले हम लोग ने देखा काल का वर्णन किसके रोगों के अनुसार। अब काल का वर्णन हम देख रहे हैं, 3 प्रकार का काल होता है, शीतकाल, उष्णकाल और वर्षा काल। ठीक है? तो जिस काल में उस ऋतु के थोड़े लक्षण दिखाई पड़ते उस काल का हीन योग होता है। अब ये काल के हिसाब से बताया गया कि हीन योग, मिथ्या योग, जैसे आपने ग्रीष्म ऋतु लिया तो बहुत कम गर्मी पड़ना ये उसका हीन योग हो गया। उसी प्रकार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना वो मिथ्या योग हो गया। और गर्मी के सीज़न में बारिश होना या फिर ठंडी लगना ये उसका मिथ्या योग। तो इसी तरह से काल का ये सारे हीन योग, मिथ्या योग और ये हो गया। इसी प्रकार कर्म का वर्णन करते समय कर्म का भी 3 प्रकार से देखते हैं। कार्य कर्म होता है, काय कर्म मतलब जो शारीरिक द्वारा कर्म किए जाते हैं, वाक कर्म जो बोल के कर्म किए जाते हैं और चित्र कर्म जो मानसिक कर्म किए जाते हैं। इस तरह से 3 कर्म होते हैं। इनका हीन योग, अति योग, मिथ्या योग के कारण ही असात्मजन्य विकार उत्पन्न होते हैं। तो गाइस आगे देखते हैं उपसहार और रोग मार्ग के बारे में। ठीक है, तो उपसहार में क्या है, तो वात आदि दोष जो है उनके हीन योग, अति योग तथा मिथ्या योग का निदान कर दिए गए हैं उपसहार में। इसमें क्या होता है कि वात आदि दोष जो प्रकृति हो जाने पर अनेक प्रकार के शाखागत, कोष्ठगत और अस्थि संधिगत रोगों को उत्पन्न करते थे। मतलब अलग अलग विविध रोग मार्गों में संधिगत या फिर कोष्ठगत या फिर शाखागत रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे
आत्रेय पुण्यवसु ने कहा था कि शाखा कुष्ठ अस्थि संदिशु, ये क्या है, रोग मार्ग इनको कहा गया है। तो त्रय रोग मार्ग होते हैं, जिनमें से पहले आता है आपका बाह्य रोग मार्ग, फिर मध्यम रोग मार्ग और अभ्यंतर रोग मार्ग। तो सबसे पहले हम बाह्य रोग मार्ग के बारे में देखते हैं। तो शाखा रक्त आदय त्वक च बाह्य रोग रोग आयनम हि तत तदाश्रय अस्व्यंगम अर्बुददायः बहि मार्गाय स दोनों गुल्म सोफ आदयो गदा। तो बाहरी रोग मार्ग इस प्रसंग में रक्त आदि धातु तथा त्वचा का नाम भी शाखा है। आदि धातुओं तथा त्वचा का नाम भी शाखा है। तो यह बाह्य रोग मार्ग है। जो शाखा है वो क्या है, बाह्य रोग मार्ग है। तो इसमें क्या क्या आता है, रक्त तथा रक्त आदि धातु आते हैं तथा त्वचा आता है। इस रोग मार्ग में आश्रित मशक मत्स्य तिल आदि व्यंग गंड जी अर्बुद आदि रोग और शरीर के बाह्य मार्ग में अर्श गुलम व्रण तथा शोथ आदि भी होते हैं। तो ऐसे रोग जो कि क्या होते हैं, इन धातुओं में होते हैं और उसके साथ साथ त्वचा पे होते हैं, वो सभी किसमें, बाह्य रोग मार्ग में आते हैं। जिस प्रकार से मशक हो गए, मत्स्य हो गए, तिल हो गए, वो सब यहाँ पे हमारे चेहरे या फिर जो त्वचा वहाँ पे दिखाई देते हैं। व्यंग हो गए, गंड हो गए, जो मांस धातु में दिखते हैं, अलजी अर्बुद, ये सब अलग अलग स्किन से लेयर्स में देखे जाते हैं। फिर रोग हो गए, ये सारे जो रोग हो गए ये शरीर के बाह्य मार्ग में होते हैं। जैसे अर्श हो गया, गुल्म हो गया, व्रण मतलब घाव हो गया, शोथ हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे बाहरी रोग मार्ग है। उसके बाद अभ्यंतर रोग मार्ग के बारे में देखें तो अभ्यंतर रोग मार्ग के पर्यायवाचक शब्द इस प्रकार है। अंतः कोष्ठ जो है महास्रोत से आमाशय पक्वाशय है। ये छर्दी, अतिसार, काश, श्वास, उदर रोग तथा ज्वर आदि की उत्पत्ति की स्थान है। भीतरी शोथ, अर्श, गुल्म, विसर्प, विद्रति भी स्थान इसे अभ्यंतर रोग। अब अभ्यंतर रोग मार्ग में क्या है कि इसमें अंतः कोष्ठ मतलब जो महास्रोत से अपना जो जीआई ट्रैक्ट है, उसके सारे जो ऑर्गन्स है, जो भी जीआई ट्रैक्ट के कंपोनेंट्स हैं, वो सभी क्या है, अभ्यंतर रोग मार्ग में आते हैं। इसमें क्या क्या जो विकार होते हैं, जो रोग उत्पन्न होते हैं, उसमें छर्दी आता है, अतिसार आता है, काश आता है, श्वास आता है, उदर रोग होता है, ज्वर होता है आदि जो रोग है, उसके उत्पत्ति स्थान को हम लोग अभ्यंतर रोग मार्ग कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो रोग मार्ग है वो आपका मध्यम रोग मार्ग होगा, जो कि सिर में होता है, हृदय में होता है, बस्ती आदि मार्ग में, और अस्थियों की संधियां, इन सब में से संबंधित शिरा, स्नायु और कंडराएं सभी क्या है, मध्यम रोग मार्ग है। इनमें होने वाले जो रोग होते हैं वो राजश्यामा मतलब ट्यूबरक्लोसिस, पक्षाघात पैरालिसिस, अर्दित मतलब आधे मुंह का पैरालिसिस। फिर उसके बाद वात विकार, शिरो रोग, हृदय रोग, संधिशूल, अस्थिशूल, त्रिकशूल तथा ग्रह मतलब शरीर में जकड़न आदि जो रोग होते हैं वो आपके मध्यम रोग मार्ग होते हैं। अब उसके बाद देखते हैं वात दोष के कर्म के बारे में। तो वात दोष के कर्म में सबसे बातें आता है संस, शरीर के किसी अंग का अपने स्थान से खिसक जाना, फिर व्यास फैल जाना, शरीर का फैलाव होना, फिर व्यत बिंदने की जैसी पीड़ा होना मतलब चुभन सी पीड़ा होना, स्वाप अंग विशेष का शून्य हो जाना, साध अवसाद मतलब शरीर में आलसपन उत्पन्न होना, रूप पीड़ा होना, क्रोध होना, भेद होना, संग होना, वर्त होना, तर्षण, शोष, स्पंदन, जो वेस्टर्न लपेटना मतलब जो भी चुभने जैसी चीज, किसी भी प्रकार की जो वेदना होती है वो सभी क्या है, वात दोष के कर्म के कारण होता है। उसी प्रकार पित्त दोष में देखते हैं हम दाह, लालिमा, उष्णता का अनुभव, पकना या पकाना, स्वेदन, क्लेद में शुष्कता आना, स्राव होना, रसदन होना मतलब अवसाद होना, उसके लाल वर्ण होना, पांडु रंग होना, अरुण होना, ये सारी चीजें क्या होते हैं, आपके पित्त के दोष के कर्म के लक्षण होते हैं। उसी तरह कफ दोष के लक्षण में स्निग्धता आपको देखने को मिलती है, कठोरता देखने को मिलती है, खुजली का होना, हाथ पैरों में शीत का जाना, फिर अनुभव होना, भारीपन, बंद, उपलेप आदि जो चीजें हम देखने को मिलते हो, सब वर्ण सफेद होना, रस का मधुर एवं नमकीन और किसी भी कार्य को देरी से करना मतलब आलस्य होना, ये सारी चीजें क्या है, हम कफ दोष के लक्षण में देखते हैं, उनके कर्म में देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि चिकित्सा में अभ्यास का महत्व क्या होता है, मतलब कोई भी चिकित्सा करने में उसमें कितना हमने अभ्यास किया उसका महत्व देखते हैं। तो चिकित्सा विधि को तथा वात आदि दोषों को लक्षणों के बारे में बार बार ध्यान पूर्वक देखने से चिकित्सा में सफलता देने वाली दृष्टि प्राप्त होती है। जैसे कि हमको पता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने
पूरा शास्त्र पढ़ा है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज अगर हमें नहीं है तो उसका कोई लाभ नहीं होता। इसलिए क्या है, दृष्टि से प्राप्त की गई, मतलब जो हम सामने देखे हुए चिकित्सा रहते हैं उसको ध्यानपूर्वक देखने के बाद, बार-बार दोषों को, लक्षणों को देखने के बाद उसकी चिकित्सा करना क्या होता है और आसान हो जाता है। इससे चिकित्सा में सिद्धि मिलती है। यह वह दृष्टि है जिससे जरूर देखते ही पहचान लेता है कि यह रत्न ठीक है या दोष युक्त है। ठीक है? तो वही होता है कि जितनी बार हम चीज़ों को देखेंगे उतने बार उतने अच्छे से हम उस चीज़ का भेद कर पाएँगे। फिर उसके बाद रोगों के 3 भेद देखेंगे। तो रोगों के 3 भेद में जो सबसे पहले आता है, जो रोग देखकर मिथ्या आहार विहार के सेवन करने से होता है। जो रोग मिथ्या आहार विहार से स्वयं के सेवन से होता है। फिर जो पूर्व जन्म के अपराधों से होता है। तो और जो वह दूसरा है, और जो रोग तो उक्त दोनों कारण से वो तीसरा भेद होता है। तो रोग के 3 प्रकार तो जो तो पहले खाने आहार विहार के सेवन से होता है। फिर दूसरा जो पुराने जन्म के अपराधों से होता है, और जो ये दोनों में आते हैं वो 3। ठीक है? अब रोगों का परिचय देखते हैं। तो प्रथम प्रकार से रोगों को दोषोक्त कहते हैं। रोगों को क्या? रोग को दोषोक्त कहते हैं। बात आदि दोषों के उत्थान के उत्पन्न होने के कारण हुआ है, इसलिए दोषोक्त कहते हैं। अब इस भांति कोई प्रत्यक्ष कारण है, इसमें दोषज रोग की भांति कोई प्रत्यक्ष तीसरे प्रकार के रोग का नाम है कर्म दोषज। तो सबसे पहले प्रकार का रोग दोषोक्त है, जो कि दोषों के कारण उत्पन्न होते हैं। दूसरे प्रकार का नाम है कर्मज, जो कि हम जैसे भी कर्म आहार विहार करते हैं उसके कारण होते हैं। और तीसरे दोष का नाम है कर्म दोषज। पहला आपका दोषज, फिर दूसरा कर्मज, फिर तीसरा कर्म दोषज। अब त्रिविध रोग चिकित्सा में पहले दोषोक्त रोग मतलब दोषज रोग की चिकित्सा होती है, दूसरा कर्मज रोग की चिकित्सा, और तीसरा कर्म दोषज रोग की चिकित्सा। इस तरह से 3 रोगों की चिकित्सा होती है। उसके बाद हम देखते हैं रोगों के 2 भेद होते हैं, एक कायिक स्वतंत्र रोग और एक परतंत्र रोग। तो इसमें परतंत्र रोग भी 2 प्रकार के होते हैं, जो कि होते हैं पूर्वज और पश्चात जात। पूर्वजात और पश्चात जात। तो रोगों को भी पूर्वज रोग कहते हैं, और जो रोग के अंत में उत्पन्न होते हैं उन्हें उपद्रव या पश्चात जात कहते हैं। जो रोग की क्या है, अंत में उत्पन्न होने वाले जो लक्षण होते हैं उसपे उसे उपद्रव या पश्चात जात के नाम से जाना जाता है, और जो पूर्व में होते हैं उन्हें पूर्व जात या फिर पूर्व रोग कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं स्वतंत्र रोग। स्वतंत्र रोग क्या होते हैं? तो स्वतंत्र रोग वे होते हैं जो अपने दिनोयुक्त कारण से पैदा होते हैं। दिनानुक्त कारण से मतलब जो भी हम काम करते हैं उसके कारण से होते हैं, और ये क्या होता है, तो जैसे ही इनको चिकित्सा मिलती है ये शांत हो जाते हैं। इस प्रकार इस रोगों के लक्षण भी स्पष्ट होते हैं, मतलब जैसी बीमारी है उसके अनुसार उनके खुद के स्पष्ट लक्षण दिखाई देते हैं। उसी तरह परतंत्र रोग जो है वो स्वतंत्र रोग कहे जाने वाले रोगों से विपरीत होते हैं। अब ये बिल्कुल विपरीत होते हैं, इनके लक्षण उतने स्पष्ट नहीं रहते हैं। ठीक है? अब इसके बाद मलों का विचार में देखते हैं। तो इसी प्रकार रोगों के विकारों से पैदा करने वाले मलों को भी समझ लेना चाहिए। तो मलों को भी वही है कि जिस विकार के कारण मल में विकृति पैदा हो रही है उसके हिसाब से उनके विकार होते हैं। ठीक है? अब इसके बाद देखते हैं, ये सब तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है, और पत्र चिकित्सा में ये सब चीजें तो जो इम्पोर्टेंट है मैं ज्यादातर करके वही देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें इसके आगे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। लगभग जितना हमने पढ़ा दिया गया है वो इम्पोर्टेंट था, तो उसका अच्छे से अध्ययन करें। और हो सके तो क्या कह रहे हैं, कुछ जो श्लोक हैं उनको याद करने की कोशिश कीजिए, जैसे पित्तवात और कफ के प्रकार हो गए, फिर किसके द्वारा उनका क्षय प्रकोप और प्रशम होता है, ये सारी चीज़ें। फिर 11वें अध्याय के श्लोक तो लगभग पूरा याद कर लें, क्योंकि ये सब श्लोक जो है एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मतलब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो अगर श्लोक वाइज याद करते हैं तो भूलने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है? तो इसलिए अच्छा रहेगा कि आप श्लोक के थ्रू याद करें, और जो भी डाउट्स रहे वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, फिर हम उस पर एक अलग से वीडियो आपके लिए क्रिएट कर देंगे। ठीक है?